हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई स्टडी। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैथमेटिक्स का टॉपिक क्लास 11 से रिलेटेड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Relation and function. As we already know that everything in this universe is somehow related to each other with respect to any parameters. यानी कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होती तो है ही। हमारे मैथमेटिशियन सर लेबनिज ने इसी बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का और लोगों तक ये बात पहुंचाने का एक बेहतरीन ही तरीका ढूंढ निकाला, और यही तरीका हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखने से पहले हम देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शंस के डेफिनेशंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आते हैं रिलेशन। रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो सेट है, एक सेट P और एक सेट Q। ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? अली के साथ है। बी का जो रिलेशन है वो भानु के साथ भी है और बिनोय के साथ भी है। और सी का जो रिलेशन है वो चंद्रा के साथ है। और यहाँ पर डी क्या है? दिव्या का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट डी दिव्या के साथ यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम सेट के जरिए, दो सेट के जरिए रिलेशंस को दिखा सकते हैं एक दूसरे के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन। और इसी तरीके से फंक्शन में भी हम इसी चीज़ को डिफाइंड वे में और अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। लेट सपोज कि फंक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो सेट है वापस से P और Q, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं 5, 6 एंड 7, और इधर Q में लिए हैं 3, 4 एंड 5। तो 5 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, 7 का रिलेशन 5 के साथ है। तो अब दोनों में अंतर क्या होगा? रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या होगा? तो रिलेशन और फंक्शन में अंतर बस इतना ही है कि जो भी रिलेशन वेल डिफाइंड होगा, और वेल डिफाइंड होने के साथ साथ इसमें एक और दो कंडीशंस होंगे। तो उन्हीं रिलेशंस को ही हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, और मॉडिफाई करने के बाद हम बोलेंगे दिस इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन, और इट कैन बी टर्म्ड एज फंक्शन। फंक्शन दैट मीन्स कि हमको क्या मिलेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ P मस्ट हैव द इमेज इन इट्स Q पार्ट। Q के सेट में सबका अपना अपना इमेज होना चाहिए, यानी कि 5 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 6 का 4 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 7 का 5 के साथ रिलेशन होना चाहिए। सारे डोमेन, इसको डोमेन बोलेंगे। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि द सेट्स विथ P, द एलिमेंट्स ऑन दैट P आर डोमेन्स। दैट मीन्स कि ये डोमिनेट करेंगे किसको? Q के एलिमेंट्स को, दैट इज 3, 4 एंड 5। तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए लेबनिज ने एक से सिंपल सा तरीका ढूंढा, और उस तरीका को हम लोग बोल दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट के फॉर्मेशन में हम लोग उसको सेट कर दिए। जैसे कि अगर सेट ए में दो कलर्स है रेड और ब्लू, और सेट बी में 3 अल्फ़ाबेट्स है B, C एंड S। तो अब हम बोल दिए कि रेड ए और बी के साथ हमको रिलेशन दिखाना है। तो कितने तरीके से रिलेशन दिखा सकते हैं? तो हम बोले कि इसको ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा सजाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट लेंगे ए से और एक एलिमेंट लेंगे बी से, और दोनों को कॉमा में ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख देंगे, रेड कॉमा ए, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी और रेड कॉमा एस। रेड कॉमा ए तो नहीं है, बी से शुरू है, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। और ऑर्डर्ड पेयर में रखने के लिए भी जो सेट ए था, यानी कि पहला सेट था, उसमें से जो एलिमेंट लेंगे उसको फर्स्ट पार्ट में रखेंगे, और सेट बी से जो एलिमेंट रखे हैं उसको हम रखेंगे कॉमा के बाद, यानी सेकंड पार्ट में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस, ब्लू कॉमा बी, ब्लू कॉमा सी, ब्लू कॉमा एस। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्स
इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी का। आइए एक एग्जांपल के जरिए इस चीज़ को समझते हैं कि एग्जांपल नंबर 2, इफ़ P इज इक्वल टू A, B, C and Q is equal to R, form the sets P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, फॉर्म कितने सेट्स होंगे, ऑर्डर पेयर कितने होंगे, उसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टिसन प्रोडक्ट का जो रूल है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, P के फर्स्ट टर्म को लेंगे और B का मतलब एक ही टर्म है तो B को R के साथ रिलेट करेंगे और उसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, A, R। उसी तरीके से फिर वापस से P के सेकंड टर्म को लेंगे B और Q के R के साथ इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे B, R। फिर उसी तरीके से C, R। तो ये रिप्रेजेंट हुआ क्या, P क्रॉस Q। ये P क्रॉस Q का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरह जब Q क्रॉस P लिखेंगे तो हम Q के ऑर्डर पेयर को पहले रखेंगे, दैट मीन्स R, A, R, B, R, C। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब देखेंगे इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली अगर समझा जाए तो अगर इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है तो एज ए डोमेन हम कंसिडर कर सकते हैं। डोमेन एज ए डोमेन वर्क करेगा एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एफ ऑफ एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, ये एफ ऑफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट होगा, यानी कि जो रिजल्ट वैल्यू आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो अगर हम एज ए डोमेन 2 चूज करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा 2। तो एज ए डोमेन 2 चूज किए और हमको वैल्यू मिला 2, दैट मीन्स यही 2 एज ए रिजल्ट मिला, और दोनों का जहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा, जो कोइंसाइड करेगा, उस पॉइंट वो पॉइंट हो जाएगा हमारा रिजल्टेड वैल्यू। और उसी तरीके से जब डोमेन चेंज करेंगे 2 के जगह पे 3 डोमेन रखेंगे तो हमको 3 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के अकॉर्डिंगली 3 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्साइड करेगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से फंक्शन में 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 पे यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। और इसी तरीके से जब सारे पॉइंट्स को हम ट्रेस करेंगे, अगर डोमेन नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू में भी नेगेटिव पॉइंट्स कॉन्साइड करेगा। और जब सारे वैल्यूज़ को ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद एक लाइन फॉर्म करेंगे, तो यही लाइन हो जाएगा इस फंक्शन का इक्वेशन। दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबक खैर।